अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने आज अपने हल्का असेंबली गजवेल का दौरा किया और उन्हें इस दौरान हरिता हरम और मिशन भगीरथा के कामों का भी जायजा लिया। वज़रा और हुक्काम की बड़ी टीम के साथ केसीआर गजवेल पहुंचे थे। प्रगति भवन से कलेक्टर के हमरा केसीआर बजरिए बस यहां पहुंचे। उन्होंने सिंगाईपल्ली में शिजकारी मुहिम के नतायज का भी मुआयना किया। कोमटी बंडा में मिशन भगीरथा के कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान मौके पर ही वज़ीर-ए-आला ने हुक्काम के साथ मीटिंग करते हुए अहकाम जारी कर दिए। केसीआर ने इलाके में शिजकारी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया और पूरे तेलंगाना में सोशल फॉरेस्ट्री को फरोग देने का कलेक्टरों को हुक्म दिया। जिला इंतजामिया को पेड़ों की तादाद बढ़ाने का एक्शन प्लान तैयार करके फौरी अमल दरामद करना पड़ेगा। केसीआर ने कहा कि रिहायशी इलाकों और जंगलों में पेड़ पौधों की अफजाइश से दर्जा हरारत कम किया जा सकता है। अच्छी बारिश की उम्मीद भी की जा सकती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मसला जाहिर करके दुनिया में मुल्क को बदनाम किया है, साथ ही कश्मीर मामले पर सालिसी की पेशकश की है। अवैसी ने इस मामले पर खामोशी तोड़ने की वज़ीर-ए-आज़म से मांग की है। अगर कह रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो सरकार बोले ना ये प्रॉब्लम नहीं है, गलत कह रहे हैं वो। और अगर नहीं कहेंगे तो उसका मतलब है कि भारत में हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम है। उसने ये बात कही। दूसरा वो कह रहा है कि मैं मीडिएट करूंगा, फिर वही बात आ गई। अरे ये क्यों मीडिएट करेगा भाई? ये तो बेगानी शादी में ट्रम्प दीवाना हो रहा है, इसका ताल्लुक ही नहीं है इनको, क्यों मीडिएट करेंगे? ये तीसरी मर्तबा उन्होंने एक महीने में कह दिया कि मैं मीडिएट करूंगा, और एक ही सांस में कहता है कि मोदी और खान मेरे दोस्त हैं। क्या हो क्या रहा है? ये फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है इस देश की? और क्यों हम इतना डर रहे हैं ट्रम्प से कि रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं? एक क्लियर कट एक पॉलिसी सरकार को लेनी चाहिए और साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है हमको। ट्रेड की बात करें, यकीनन ट्रेड की बात करें, मगर ये क्या मतलब है? तो ये तो सरकार की खामोशी जो है एक कमज़ोरी की निशानी बन रही है। मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद को मुल्क का दूसरा सदर मुकाम बनाने की मरकजी हुकूमत की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में मुल्क के फैसले नहीं किए जाते। వాళ్ళ నిర్ణయాలు జరగవు, ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రెండో రాజధాని అని కూడా చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। తెలంగాణలో టీవీలలో డిబేట్సే చేస్తూ ఉన్నారు। ఎక్కడ కూడా ఏ రోజు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ప్రతిపాదన ఇంతవరకు ఎక్కడా తేలేదు। తేకముందే ఈ రకంగా హైదరాబాద్ రెండో రాజధాని చేస్తారు, ఎట్లా ఉంటుంది, బాగుంటుందా, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులను హరించే అంశమా అని టీవీలు డిస్కషన్ కూడా పెట్టాయి। కాబట్టి ఎక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఈ రకమైనటువంటి అంశము చర్చకు రాలేదు, నిర్ణయం కాలేదు। मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का टारगेट 2023 में हुकूमत साजी है। किशन रेड्डी ने टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की जानिब से मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा को तनकीद का निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि केटीआर मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय शख्सी हमले कर रहे हैं। उन्होंने केटीआर के रिमार्क्स को तेलंगाना की तहजीब के खिलाफ करार दिया। 2023 తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు అధికారంలో తేవడమే మా టార్గెట్। తెలంగాణలో బీజేపీ లేకపోతే కవిత గారు నిజామాబాద్లో ఎట్లా ఓడిపోతారు? నాకు అర్థం కాలేదు। మీరు కేసీఆర్ సారు, కారు, 16 ఢిల్లీ సర్కార్ అన్నారు, మరి ఆ 16లో ఎన్ని వచ్చాయి మీకు? మీరు కేటీఆర్ చెప్పాలి। నడ్డా గారు ఎవరో తెలియదు అంటాడు ఆయన। నడ్డా గారు ఎవరో తెలియకపోతే నడ్డా గారిని నువ్వు చాలాసార్లు కలిసావు, వాళ్ళ మతిమరుపు పెరిగినట్టున్నది వీళ్ళకు, కాబట్టి అది మంచిది కాదు। ఎవరినే కానీ ఇప్పుడు మేము కూడా అనొచ్చు కేటీఆర్ ఎవరో అని, అది మంచి సాంప్రదాయం కాదు। మేము ఆయన ఏం మాట్లాడాడు ఆ విషయాల మీద జవాబు చెప్పండి। మీరు మీ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ సిస్టము ఉన్నదా లేదా? ఇక్కడ దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని చేశారా లేదా? ఇక్కడ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని కల్పించా లేదా? ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రభుత్వం నడుస్తుందా లేదా? ఆ విషయాల మీద జవాబు చెప్పాలి। అవి చెప్పకుండా ఈయనెవరు, ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు, కొత్త ఆయన, ఇదేం మాటలు? कांग्रेस के सीनियर लीडर और कानून साज रुकन काउंसिल टी जीवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी को 5 साल बाद टीआरएस हुकूमत की बेकायदगियां याद आ रही हैं। कालेश्वरम और मिशन भगीरथा में बदनवानियों की सीबीआई तहकीकात करने की उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की। साथ ही कहा कि टीआरएस की बदनवानियों को साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है।
उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और टीआरएस एक दूसरे को मारने और गाली देने का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों में बाहमी गठजोड़ है। ये बात तो 4 साल से बोल रहे हैं। ये भगीरथा प्रोजेक्ट के बारे में समझिए, ये कालेश्वर प्रोजेक्ट में बारे में समझिए। कांग्रेस पार्टी तो 4 साल से बोल रहे हैं। ये तो सरासर ये करप्ट प्रोजेक्ट से बोल के, मगर कल तक तो आप गले मिला के बैठे हुए थे। हमारे बात आपको कहां सुने आए? आप अब बोल रहे हम गले छोड़ दिए बोल के, तलाक हो गए बोल के। अगर सही भी तलाक हो गए तो कम से कम आप तो इंक्वायरी कराओ। ये तो नया बोल रहा हूं ना सब। ये 4000 करोड़ का, तो ये 4000 करोड़ का नया बोल रहा हूं ना मैं। क्या पुराना करप्शन को आप इंक्वायरी नहीं करवा सकते? अगर नहीं करवा सकते चुप बैठ जाओ, बात मत करो। इससे ही मालूम हो जाता आप कितने जिम्मेदार निभा रहे। अगर सही भी आप जिम्मेदार निभाना चाहे तो इंक्वायरी कराओ। मरकजी वज़ारत लेबर के वज़ीर संतोष गंगवार ने कहा कि मरकजी हुकूमत काफ़ी कम प्रीमियम पर हर मेहनतकश को सेहत बीमा की सहूलत फराहम करना चाहती है। उन्होंने बताया कि ESI के जरिए मज़ीद सहूलियात मुहैया करवाई जाएंगी। हैदराबाद के सनत नगर में ESI अस्पताल को 534 करोड़ रुपयों से तोसी दी गई है। इस दवाखाने में जदीद ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड्स, CT स्कैन और MRI की सहूलियात दस्तयाब करवाई गई हैं। आज मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, संतोष गंगवार के अलावा बंडारू दत्तात्रेय ने दवाखाने में OPD ब्लॉक का इफ्तिताह किया। निर्माण करने का निर्णय ESIC ने लिया है, तो इस स्थान पर नए OPD ब्लॉक का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका निर्माण जैसा आपको बताया कि CPWD को दिया गया है, और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस काम को जितना जल्दी हो सके पूरा करने का काम किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 100-125 करोड़ रुपए का एक काम जो 27,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है, और वास्तव में बहुमंजिला इमारत और OPD के अंदर सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, ये हम सबकी जानकारी में, सबकी समझ में आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की रुचि है ESI अस्पतालों की श्रृंखला देश के सभी जिलों में रहे, क्योंकि इस समय केवल 400 जिलों के आसपास ही सुविधा है और हमारे देश के अंदर 700 जिले हैं। सारे मजदूर भाई बहनों को ये सुविधा मिले, इसके विस्तार के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अधिक लाभ मिलेगा, और जैसा अभी हमारे साथी भाई किशन रेड्डी जी कह रहे थे, ये आदर्श अस्पताल माना जाए, इस सूबे के अंदर इसकी अपनी अलग पहचान हो, ये हमारी समझ में आता है। मैं एक बार फिर से उल्लेख करना चाहूँगा, इसके लिए जो भी सहायता सहयोग आप चाहेंगे, हम पूरा का पूरा इसमें सहयोग देंगे, साथ देंगे, और आपको शिकायत का मौका ना मिले, ये हमारी रुचि रहेगी। जो प्रपोजल्स तेलंगाना में पेंडिंग है, तेलंगाना में लैंड के कारण हो, अलग अलग समस्या के कारण कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है, उस प्रपोजल को जितना जल्दी हो सकते है उतना जल्दी मंजूर करके काम शुरू करना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अलग अलग जगह ESI हॉस्पिटल्स के लैंड ESIC को देने के लिए पेंडिंग है, वो तुरंत लैंड दिए तो काम शुरू करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। सिकंदराबाद पोस्ट ऑफिस को पार्सल सौंपने वाले एक शख्स की तलाश में एजेंसियां मसरूफ हो गई हैं। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही और तलाश के लिए बाकायदा टीमें भी तश्कील दे दी हैं। टास्क फोर्स इस दिन में CCTV फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस समझती है कि किसी पागल शख्स ने यह हरकत की होगी। वज़ीर-ए-आला KCR, KTR, हरीश राव, के कविता, फिल्म अदाकार नागार्जुन, वेंकटेश और DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस ऑफिसर्स के नाम पार्सल किए गए थे। इसके लिए मुलजिम शख्स ने 7,216 रुपये फीस भी अदा की। पोस्ट अमले ने पार्सल से आ रही गंदी बू की निशानदेही की, जिस पर पोस्टमास्टर जनरल के हुक्म पर पार्सल के डिब्बे खोले गए और खोलने पर उस पर मौजूद प्लास्टिक की बोतलों में गंदा पानी भरा हुआ था। बोतलों की फॉरेंसिक जांच की गई, उसमें गंदा पानी पाया गया। पहले केमिकल की मौजूदगी का भी शुबा जाहिर किया जा रहा था।
तमाम टीमें अपनी जांच में मसरूफ हो गई हैं। जिला भद्राद्री कुत्तागोड़म में एक माओनवाज एनकाउंटर में मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि मनु गौरव मंडल के बुरगला जंगलों में ये एनकाउंटर हुआ। पुलिस इलाके में तलाशी मुहिम चला रही थी कि इत्तलात के मुताबिक सीपीआई माओइस्ट एरिया कमेटी कमांडर रवि की क़यादत में माओनवाजों की 6 रुकनी टीम की नकलो हरकत की इत्तला मिलने पर पुलिस जंगल में पहुंची। एनकाउंटर के मुकाम पर पुलिस को एक लाश और 2 हथियार मिले। मरने वाले माओनवाज का ताल्लुक गुंटूर से बताया गया है। फरार होने वाले माओनवाजों की तलाश अभी जारी है। वाज़ेह रहे कि पेनापाका हल्का माओनवाजों के लिए सरगर्मियों के लिए पहले भी मशहूर रहा था। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल इस इलाके में माओनवाज फिर से सरगर्म होना चाहते हैं। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में कुदरती वसाइल से भरपूर कई इलाके मौजूद हैं। कुछ इलाके अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल ही रहे हैं। आज हम अपने नाज़रीन को एक ऐसे ही खूबसूरत इलाके की सैर करवाते हैं। जिला आदिलाबाद ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ का खूबसूरत लोहारा जंगल का ये इलाका दुनिया की नजरों से अब तक ओझल है। इस इलाके को तेलंगाना का ऊटी कहा जाता है। नाले, झीलें, आबशार, पहाड़, हरे भरे जंगलों वाला ये इलाका कबायली तबकात का मस्कन रहा है। कई जगहों पर यहाँ पहाड़ आसमान से बातें करते और बादलों को छूते नजर आते हैं। सरसब्ज पेड़ों से झांकती सूरज की रोशनियां इस इलाके की कुदरती खूबसूरती को दोबाला कर देती है। आदिलाबाद शहर से इनकोली, तिंतोली, देही इलाकों की सड़क पर और आगे चले जाएं तो ये तमाम नज़ारे आपका इस्तकबाल करेंगे। वैसे तो मौसम गर्मा से ही ये इलाका हरा भरा हो जाता है, लेकिन मानसून के मौसम में यहाँ की रंगीनियां दोबाला हो जाती हैं। सनती तरक्की के झमेलों से दूर इस इलाके में ट्रकें और बसें भी कम ही दिखाई देंगी। लोग छोटी मोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से यहाँ आते जाते दिखाई देते हैं। कई लोग तो पैदल ही जाते दिखाई देते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि इस इलाके के लोगों ने कुदरत के निजाम के साथ अपने आप को ढाल लिया है। इस दौर में भी यहाँ लोग शहरी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं। गाड़ियों की आमदरफ्त न के बराबर होने की वजह से यहाँ की फजा भी निराली है। वानावट गांव से लोहारा के जंगल तक छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। यहाँ के मकीनों के छोटे छोटे घरौंदे सब्ज जंगल के बीच एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करते नजर आएंगे। मामड़ी गुट्टा गांव के आगे पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और रास्ते में आपको कई मोड़े मिलेंगे। ऐसे मोड़ों पर मैदानी इलाके को देखने वालों को दुनिया अजीम नजर आएगी। वसी और अरीज अराजियात के आगे इंसान बौना नजर आने लगेगा और उसे खुदा की किबरियाई का अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ आकर लोग आबशारों से भी खूब लुत्फ उठाते हैं। ऊंचाइयों से गिरने वाले पानी में ठहर कर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों को फरामोश कर देते हैं। इलाके के मकीन चाहते हैं कि हुकूमत इस इलाके को पायदार सियाहती मरकज के तौर पर फरोग दें ताकि इलाके के लोगों का भी कुछ भला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSRCP के अरकान पार्लियामेंट दिल्ली दौरे पर है। YCP के अरकान पार्लियामेंट के वफ्द ने आज दिल्ली में वजीर रेल पीयूष गोयल से भी खास मुलाकात की और AP की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से ताउन तलब किया। वजीर रेल ने इस मौके पर कहा कि मरकजी हुकूमत AP की तेजी से तरक्की के अहद की पाबंद है और मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश के अवाम के साथ है। Responsive to the various requests that have been made, they will be considered for technical and operational feasibility and the most appropriate decision in the interests of the people of Andhra Pradesh and in the national interest, since the railways is not structured around state lines. The railways is a national railway. It has to look at the national issues and accordingly take decisions. But I can reassure my friend Shri Vijay Sai Reddy ji, my colleagues, honorable MPs and the people of Andhra Pradesh that the government is committed
to the fast development of Andhra Pradesh. The government of Andhra Pradesh is a friendly government, is a government that has been elected by the people of Andhra Pradesh with a resounding majority, and we respect the sentiments of the people of Andhra Pradesh and the leaders of Andhra Pradesh. నుంచి ఏ ప్రాంతాలైతే రాయగఢ్ డివిజన్కు తరలిస్తున్నారో వాటిని తరలించకుండా వాల్టేర్ డివిజన్ రీటైన్ చేస్తూ విశాఖపట్నం కేంద్రంగా జోనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయాలి. వాల్టేర్ డివిజన్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఉందో ఆ డివిజన్ని అలాగే విశాఖపట్నం కేంద్రంగా అలాగే కొనసాగిస్తూ కొత్తగా విశాఖపట్నం జోనల్ ఆఫీసును క్రియేట్ చేయాలి అన్నటువంటి డిమాండ్ని రైల్వే మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. जिला गुंटूर के सैलाबजदा इलाकों का एपी के साबिक वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने दौरा किया है. नायडू ने मुतासरीन से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, सैलाब से तबाह हुई फसलों का जायजा लिया. सैलाब से निपटने में नाकाम होने का उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और इमदाद और राहतकारी के कामों में तेज़ी लाने की हुकूमत से मांग की. नायडू ने मुतासरीन से कहा कि वो उनके मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाएंगे. और वहीं YSRCP लीडर अंबाटी रामबाबू ने अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया है. उन्होंने नायडू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सैलाब पर सियासत कर रहे हैं और हुकूमत पर तनकीद करना उनका काम बनकर रह गया है. హైదరాబాద్ వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది అంటే ఒకటే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏమిటంటే తన ఇల్లుకు వరద ప్రమాదం వచ్చింది. వరద ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉండకోకుండా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. దాన్నే కొంతమంది ఆయన పారిపోయాడు అని కూడా అంటున్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, సరే నీకు చెయ్యి నొప్పి వచ్చింది, నీ వారసులైనటువంటి నీ వారసులైనటువంటి లోకేష్ బాబు గారు మరి కనిపించడే? డ్రోను ఆయన ఇంటి మీద తిరిగిందట, డ్రోన్తో ఫోటోలు తీయొచ్చంట, డ్రోన్తో బాంబులు కూడా వేయొచ్చంట. అంటే నీ మీద బాంబులు వేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు అనేటువంటి ఒక భావన క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి నువ్వు లబ్ధి పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. ఏమిటి నీ రాజకీయం అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి రాజకీయం మీరు చేస్తున్నారు. ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు. आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर कोडिला शिव प्रसाद ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर बदले की सियासत करने का इल्जाम लगाया है. उन्होंने असेंबली के फर्नीचर के लापता होने के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया. शिव प्रसाद ने कहा कि हैदराबाद से असेंबली की मुंतकली के दौरान फर्नीचर कैंप ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर किसी भी तरह की जांच के लिए बिल्कुल तैयार है. నథింగ్ టు హైడ్. నేను ప్రత్యేకంగా ఏ వస్తువు కనిపించలేదు నేను అసెంబ్లీకి. దీన్ని వాళ్ళు బురద చల్లడానికి కక్ష సాధింపుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారనేది నా బాధ. నా బాధ్యత నేను చిత్తశుద్ధితో చేశాను. అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ అసెంబ్లీ అనేది నా దృష్టిలో ఒక దేవాలయం. 5 సంవత్సరాలు దేవాలయంలో పూజారిగా పనిచేశాను. దీనిపైన ఇంకా ఒక శాసనసభ్యుడు మాట్లాడుతున్నాడు, మందులు డైవర్ట్ అయినాయి అని, సెల్ ఫోన్లు డైవర్ట్ అయినాయి అని, ఇంకా ఏదో వస్తువులు డైవర్ట్ అయినాయని నేను అంటున్నాను. అసెంబ్లీ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, వెరిఫై చేసుకోమనండి. आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर और तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर पी ब्रह्मैया चल बसे. दिल का दौरा पड़ने पर उनको मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया. ताहम इब्तदाई जांच के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. हैदराबाद पहुंचने पर जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया. उनकी मौत पर तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू समेत दीगर लीडरान ने गहरे दुख का इजहार किया. वो 1994 में पहली मरतबा राजमपेट से तेलुगु देशम के टिकट पर असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे. 1999 में भी दूसरी मरतबा इसी हल्के से वो मुंतखब हुए और चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में शामिल किए गए. 2004 असेंबली के इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई थी. कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस प्रोग्राम को महकमा आयुष हुकूमत आंध्र प्रदेश ने नेशनल आयुष मिशन के ताउन से मुनक़िद किया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से DM&HO प्रसाद ने शिरकत की. प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद महबूब बादशाह और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरफराज के अलावा दीगर लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे.
नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसाद DMHO बोल रहा हूँ। यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज में पहली मर्तबा जो है एलोपैथिक और यूनानी का कन्वर्जेंस मीटिंग हो रहा है। इससे फायदा ये होता है कि जो यूनानी सिस्टम में अच्छा मेडिसिन है वो भी क्रॉनिक डिसीज के लिए, जैसा कि हेमराइड्स बोलते हैं या पाइल्स बोलते हैं या इनफर्टिलिटी के बारे में, जॉइंट पेन्स के बारे में, उसके लिए क्या खास दवाइयाँ है वो इस्तेमाल करने का इनका एक मौका मिलेगा। जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो ज्यादा दिन इस्तेमाल करने से उसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी हो जाता है और उम्र की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स भी हो जाता है। ये सब दूर करते हुए यूनानी मेडिसिन अगर इस्तेमाल किया जाए तो फायदा हो जाएगा मरीज को। सो ये सब फायदा जो है यूनानी यूज करने के लिए वो एलोपैथिक डॉक्टर्स जानकारी के लिए ये एक दिन का वर्कशॉप रखा गया है। हमें करीबन 6 मुख्तलिफ सिस्टम से मुताल्लिक़, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी से मैं डॉक्टर अलीमुद्दीन खमरी और सिद्धा से एक साहब चेन्नई से आए हुए थे, आयुर्वेदा से पंचकर्मा से विजयवाड़ा से एक साहब आए हुए हैं, होम्योपैथी से डॉक्टर परवीन कड़पा होम्यो कॉलेज से शिरकत की। उन्होंने अपने अपने तिब से मुताल्लिक़, अपने अपने फन से मुताल्लिक़ बहुत सारे मालूमात एलोपैथी के डॉक्टरों को आगाह करो। कर्नूल के खानगी स्कूल में पीपल्स डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में PS शाशिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अब्दुल वारिस और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने मरकजी हुकूमत से कश्मीर मामले पर किए गए हालिया फैसले पर नजरसानी की अपील की। ख्याल कीजिए, उसके बाद आप आए जेल में बंद करके उनको आर्टिकल 370 एक्ट उनको निकाल रहे हैं, उनको जैसा क्विट इंडिया के मूवमेंट के पर पूरे हिंदुस्तान को जेल में तब्दील करके पूरे कांग्रेस कायदों जिस तरह से कैद किया गया था वही रहसल यहाँ पर आप कर रहे हैं, करते हैं। और वो वहां पर जहां से जैसा गांधी का देश जैसा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सोच थी, जैसे अब्दुल कलाम आजाद साहब की सोच थी, वो देश हम चाह रहे हैं। गांधी की सोच का देश हम नहीं चाह रहे। तो हमारी एक अपील है गवर्नमेंट से कि फिर दोबारा इसके बारे में सोचे और किस तरीके से उनको हाथ पैर बांधकर उनके ऊपर जो कानून मुसल्लत किया जा रहा है उसकी हम मरम्मत करें। जिला कलेक्ट्रेट कर्नूल पर TNSF तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तलबा तंजीम के कारकुनों ने राजविहार सर्किल से रैली निकाली। ये रैली जिला कलेक्टर कर्नूल के दफ्तर जा पहुंची। इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और स्कूलों में दोपहर के खाने में हो रही बदनज़मी दूर करने की भी मांग की। రాష్ట్రంలో 447 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. 2 లక్షల పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది. నిజంగా నీకు పేద విద్యార్థులకు ఉసురు తగులుతారని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అమలు చేయకపోతే దశల వారీగా TNSF ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాలు చేస్తాం. జిల్లాకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా మంత్రిని కూడా అడ్డుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నాం. చేశారు అది ఒకటి కూడా నిలబెట్టలేదు ఈ ప్రభుత్వము. పేద పిల్లలకు ఎవరైతే బడికి వచ్చారో వాళ్ళకు మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా రద్దు చేశారు. అదే విధంగా అన్న క్యాంటీన్లు, అదే విధంగా ఇసుక కూడా రద్దు చేసి ఎన్నో पुलिस के भेस में मनसूख कर दिए गए करेंसी नोटों को तब्दील कराने की कोशिश पर मुजरिमों की एक टोली को विशाखापट्टनम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,97,00,000 के पुराने नोट भी जब्त किए। गैंग के पास से एक देसी साख्ता पिस्तौल, नकली गोलियां, वॉकी टॉकी और करेंसी बनाने की मशीन भी जब्त की गई। ये लोग असली करेंसी दिखाकर लोगों को एतमाद में लेते थे। ये लोग 3 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के एवज 1 लाख रुपए नई करेंसी फराहम करने का वादा करके लोगों को झांसा दिया करते थे। इन्हें जाली नोट पकड़ा देते थे। इसी दौरान टोली के कुछ लोग पुलिस के रूप में आकर मुतासिरीन को धमकाया करते थे और उनसे रुपया भी वसूला करते थे। पुलिस ने टोली के 13 लोगों को पकड़ लिया। कुछ अफराद अभी भी मफरूर बताए गए हैं। इस केस की जांच में नए इंकशाफ होने का इम्कान मौजूद है। Fake currency notes and old currencies they were exchanging. That reports came in one Parwada police station limit. A case, crime number 169/2019 has been registered. In that there are total 14 accused. Out of them 13 have been arrested. One is still absconding. In their possession we have recorded 1,97,00,000 old currency. The modus operandi was that in this case they were asking because most of them are involved in small time real estate businessmen. So one of the accused contacted the complainant that we have some old currency.
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।